मुझे टाइम आज का डेट क्या? 27 जनवरी 2024 शाम की संध्या 2 बजे का समय। संध्या में आप चलो, ये क्वेश्चन के अंदर इसने एक ट्रैजेक्टरी दिखाया है। 3 अलग अलग पार्टिकल है मेरे पास, नाम उनका A, B and C, और इसके बारे में 3 ट्रैजेक्टरी गिवन है और हमको एक एक करके सबके बारे में बात करनी है। जैसे सबसे पहले मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में बात करनी है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन इनका क्या है, मतलब तुमको चर्चा करनी है टाइम ऑफ फ्लाइट पर। तो सबसे पहले तुम यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट पे चर्चा करो। टाइम ऑफ फ्लाइट पर चर्चा करो कि किसका ज्यादा किसका कम है। इक्वल होगा। वो कैसे होगा ये आपको थोड़ा समझना है। UI सेम है, UI सबका सेम है, वो कैसे पता चला? हाइट सेम है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब इसमें इस क्वेश्चन में खासियत ये है कि सबका हाइट सेम। अब वो कैसे पता चलेगा तुमको? देखो, जैसे तुमने अगर h की बात करी तो h का मतलब होता है u के y का स्क्वायर, नीचे में होता है 2g। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पे u के y का स्क्वायर और नीचे 2g, h सबके लिए सेम है और g तो कांस्टेंट ही है। इसका मतलब सबके लिए u y को सेम होना पड़ेगा। जब सबके लिए u y सेम हो गया और t के फॉर्मूला में अगर चलते हैं तो t का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 2u और साथ में आता है sin थीटा अपॉन g। तो पढ़े लिखे लोग इसको बोलते हैं t इक्वल्स टू 2uy अपॉन g। और तुम देखो टाइम ऑफ फ्लाइट में भी uy आया, 2 कांस्टेंट g कांस्टेंट। अब uy सबके लिए सेम है, uy सबके लिए सेम है तो t को भी सेम होना पड़ेगा। यानी कि जो हमारा ta आएगा a का उतना ही आएगा tb का, उतना ही आएगा tc का। हाइट तो ग्राफ को देख के समझ में आ गया कि हाइट a, हाइट b और हाइट c ये तीनों तो सेम है। ये तीनों तो सेम है। एक तो इसकी ये बात है। उसके बाद से इसने हमसे पूछ दिया अगला कि रेंज के बारे में बात करें। रेंज के बारे में बात करें। रेंज किसका ज्यादा है? सी का। इससे क्या समझ सकते हो? तो रेंज की अगर मैं बात करूंगा तो वो होता है ux इंटू टी। अब जरा समझना, रेंज की अगर मैं बात करूंगा तो ये मेरा ux है और t की जगह तुम क्या बोलते हो? t तो देखो सबका सेम है, सोचो t सबका सेम है, सेम फॉर ऑल। इसका मतलब जिसका रेंज ज्यादा उसका ux भी ज्यादा। इसका मतलब ये कह सकते हो कि जिसका रेंज ज्यादा उसका ux ज्यादा। तो रेंज किसका ज्यादा है? c का। तो ux तुम्हारा सबसे ज्यादा जो होगा, ux जो मैक्सिमम होगा वो भी होगा c। ये इसकी बात है ना। अब हमसे इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल के लिए इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब इनिशियल सबका अलग। बस ग्राफ देख के इनिशियल के बारे में पता चल रहा ना, ग्राफ देख के सिर्फ हाइट के बारे में पता लगा कि हाँ भाई ग्राफ देखा, पहली नजर में ये पता चला कि हाइट सेम है। अब हाइट सेम होने के साथ मैंने यहाँ से सोचना शुरू कर दिया, तब जाके बात करना। ठीक है, ग्राफ देख के सब इनिशियल वेलोसिटी भी तो बता सकते, कंपेयर कर सकते। नहीं, फालतू बात है। ग्राफ देख के सिर्फ हाइट बता सकते हैं, ग्राफ देख के सिर्फ हाइट बता सकते हैं और हाइट देख के बता सकते हैं कि u y जो है सबका सेम है। u y सबका सेम है मतलब ये तो डिसाइड नहीं कर पाएगा ना, u y कुछ डिसाइड नहीं कर पाएगा क्योंकि सबका सेम है। डिसाइड करेगा कौन? ux किसका ज्यादा है? c का। मतलब सबसे जोर से किसको फेंका गया? c को, क्योंकि u की जो वैल्यू होती है उसके अंदर आएगा अंडर रूट ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर। मजे से देखो ये सबके लिए सेम है तो जिसका ux ज्यादा उसी का लॉन्च स्पीड ज्यादा। अच्छा, ux ज्यादा इसका मतलब उसी का जो प्रोजेक्शन है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन उसी का ज्यादा होगा। अच्छा, और ux सबसे ज्यादा किसका है? c का। मतलब जो प्रोजेक्शन है और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो c का मैक्सिमम है ना। ये बात पूछी जाती है तो c के लिए बात पूछी। हाँ, क्वेश्चन नंबर छोड़ो, ये क्वेश्चन नंबर कोचिंग मॉड्यूल की सबकी बातें यहाँ पे लिख रहे हैं, बात करें। ठीक है, अब देखो
ये क्वेश्चन था, इसके अंदर हमने टाइम के बारे में कंपेयर कर लिया, हाइट और रेंज, तीनों बात हो गई। ठीक है, अब चले आगे। अब इसमें और विचार कर सकते हैं। अब थोड़ा सा सवाल का पैटर्न हम हल्का सा बदल सकते हैं। जैसे अब तुमको अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात करूं तो उस पे तुम थोड़ा ध्यान रखना। डिवाइडिंग टू हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ये तो ऑब्लिक वाला चल रहा था, अब हॉरिजॉन्टल की बात करो। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में हेडिंग हो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर। किसी टावर से किसी बॉडी को तुमने हॉरिजॉन्टल फेंका तो क्या होगा? अभी तक तुम जितने भी फॉर्मूले देख रहे हो वो सारा का फॉर्मूला जो था हमारा वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए था। अभी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं तो कंडीशन कुछ ऐसी है, ये ऐसे चलेगा। ये हम टावर पे गए और टावर से अब की बार मुझे सीधा फेंकना है ऐसे, तो जब मैं ऐसे फेंकूंगा तो बॉडी कुछ इस तरीके से जाएगी। ये मेरा टावर है, ये मेरा टावर है, मैंने यहां फेंका एकदम से सीधा, ये मेरा यूएक्स है। अब फेंकते समय इनिशियल वेलोसिटी कुछ है ही नहीं थी, ui मेरा 0 है, जो ux है वही मेरा u है। इतना तो मानते हो? फेंकते समय तो यही है। अब यहां से बहुत सारी बातें पूछी जाती है, रेंज पूछा जाता है, टाइम पूछा जाता है, सारी बातें पूछी जाएंगी। एक बार डायग्राम बनाओ फटाफट, दो चार बात इसमें कर लेते हैं। डायग्राम बनाओ, इस पे बात हो जाएगी। बना लिया? अब देखो साइन कन्वेंशन, मैं अगर किसी बॉडी को ठीक है मतलब ठीक सामने ऐसे करके बंदूक से गोली फायर करने गया तो जब मैं बॉडी को ऐसे फेंकूंगा, बॉडी अल्टीमेटली नीचे आ रही है, तो अगर मैं नीचे वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव बोल दूंगा तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली सबको तो नीचे ही आना है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो यहां से अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ यहाँ ux कितना होगा तो क्या बोलोगे? uy कितना होगा क्या बोलोगे? 0। अच्छा, ax कितना होगा क्या बोलोगे? 0 हमेशा। ay कितना होगा? प्लस का g बोलोगे, क्योंकि अब की बार नीचे वाले को हमने पॉजिटिव बोला है, g हमेशा नीचे होता है। अब जोड़ो, अब हाइट ऑफ टावर क्या बोलोगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं, नीचे है। हाँ, मेजर करने वाला ऑब्जर्वर इधर बैठा है, ऊपर से देख रहा है सब कुछ। यहां से मेजर करोगे ना सब कुछ, अल्टीमेटली बॉडी नीचे जा रही है, नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो आज हाइट ऑफ टावर को अगर मैंने h कह दिया, ये पॉजिटिव का h लिया जाएगा, है ना? मतलब साइन कन्वेंशन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुमने अगर एक बार कह दिया कि नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव तो सब पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन, साइन किसी क्वांटिटी का नहीं होता, साइन तो डायरेक्शन का होता है। हमने डायरेक्शन कह दिया नीचे नेगेटिव तो सब नीचे वाला नेगेटिव होगा, हमने कह दिया नीचे पॉजिटिव तो सब नीचे वाला पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखो एक चीज तुमको बताता हूं, जब भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे सवाल हो तो तुम सबसे पहले ऐसा टेबल बना लेना साइन के साथ। साइन के साथ टेबल अगर तुम बना लोगे इस तरीके से, ये टेबल बनाना इंपॉर्टेंट, इससे गलती नहीं हो। तुम टेबल बनाओ, लेकिन इस टेबल को बनाओ साइन के साथ। अब जैसे तुम टेबल को साइन के साथ बना लोगे, फिर इसको भरना ही तो रहेगा। अब कुछ भी पूछे तुम्हारा काम यहाँ बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहाँ पूछ दिया कि बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, वो भी तुम बता सकते हो। तुमसे पूछा टाइम कितना होगा, वो भी तुम बता सकते हो। चलो टाइम कहते हैं, एक सवाल है, टाइम निकालते हैं कि टाइम कितना लगेगा। तुम टाइम कैसे बता सकते हो? देखो तुम जानते हो कि c इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ ab स्क्वायर। अब तुम टाइम कैसे मेजर कर पाओगे? छत पे हो, आगे फायर करो, तुम चाहते हो नीचे गिर जाए, यानी कि तुमको y कंपोनेंट की बात करनी है। s नहीं, sy, u नहीं, uy, t हो गया, हाफ a नहीं, ay और साथ में t का स्क्वायर। अब sy नीचे है, यही तो हाइट है, आज वो क्या होगा? पॉजिटिव का h इक्वल्स टू ये होगा 0, ये होगा 0। जैसे ही मेरा 0 हो गया, प्लस में जाऊंगा 1/2 और ay की जगह क्या बोलूंगा? ay की जगह सोच के देखो, प्लस का g और यही टाइम तो t का स्क्वायर है, यही टाइम तो t का स्क्वायर है। अब t की वैल्यू क्या आ जाएगी बता दो? ये t की वैल्यू आ गई देखो √2h/g। ये देखते ही तुम्हारा मन खुश होना चाहिए। ये तो बचपन वाली बात हो गई, ये तो बचपन वाली बात हो गई। सीधा सीधा किसी चीज को ड्रॉप कर दो और नीचे कितने में आएगा वो वाला टाइम हो गया कि मैं ऊपर गया, किसी चीज को यहाँ पे रखा, इसको उठा के ऐसे करके ड्रॉप कर दिया, तो इसको जैसे मैंने यहाँ से ड्रॉप किया था तब भी टाइम मेरा इतना ही लगा, है कि नहीं? तो h हाइट से किसी चीज को ड्रॉप कर दोगे 1d वाले मोशन में, तब तो टाइम मिलेगा √2h/g। इसका मतलब मैं अगर किसी बंदूक से गोली को हॉरिजॉन्टल फायर करूं और उसी जगह मेरे सामने कोई मेरा दोस्त है, उसने उस गोली को नीचे ड्रॉप कर दिया,
और तीसरा आदमी कोई टाइम कैलकुलेट कर रहा है, तो तुम्हारी गोली भी जमीन पे उतने ही टाइम में पहुंचेगी और उसका भी उतने ही टाइम में पहुंच रहा है। हाँ, मेरे जो बंदूक से फायर किया गोली दूर जाएगी, उसका वहीं गिर जाएगा, लेकिन समय सेम लगेगा। ये इसकी खासियत है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब बॉडी को किसी टावर से तुमने सीधा फेंका, सीधा मतलब हॉरिजॉन्टल फेंका, हाँ ऑब्लिक फेंकोगे नहीं चलेगा। तो ये डायग्राम इस फिगर के साथ लगाना जरूरी है, या फिर ऐसे ड्रॉ कर दो। सही है फटाफट। अब जैसे ही मेरे को टाइम का पता चल गया कि ये टाइम तो मेरा √2h/g होता है, मेरा मन खुश होना चाहिए और रेंज निकाल लेना चाहिए। रेंज क्या होता है? ux × t। फट से पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। अच्छा बताओ ux क्या रखोगे? ux में कोई दिक्कत ही नहीं, ux तो मेरा u है और t की जगह क्या लिख दूंगा? √2h/g, काम खत्म। अब एक और बात तो पूछते हैं, कहते भाई चलो यहां से तो तुमने फेंक दिया, बॉडी यहां पे आएगी तब की बात करिए। बॉडी रास्ते में यहां पे हो सकती है, यहां पे आएगी तो टेंजेंशियल वेलोसिटी इसकी ये होगी, इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन रहे होंगे। बोलो, ये होगा इसका v वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट, एक इधर एक इधर। ये एंगल अल्फा हो सकता है, ये एंगल अल्फा हो सकता है। मान लो इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया p, और यहां पे बॉडी कब आएगी? t टाइम बाद बॉडी यहां पे, और यहां पे कब थी? t बराबर 0 पे। तो डायग्राम में इसको अपडेट करो जरा, t बराबर 0 पे और t टाइम बाद, डायग्राम में इसको अपडेट कर लो, डायग्राम में इसको अपडेट करो फटाफट। और हमसे पूछा गया है कि t टाइम बाद जो वेलोसिटी आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा है, इसमें क्वेश्चन आते हैं। फटाफट देखो, t टाइम बाद वेलोसिटी मुझे चाहिए, ठीक है भाई, t टाइम बाद वेलोसिटी। अच्छा सोचो, वेलोसिटी में x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट होगा। अच्छा मान लो मेरे से कोई कहा कि tan अल्फा निकाल के बताओ, तो tan अल्फा मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? vy नीचे क्या लिखूंगा? vx। ये मेरा हो गया vx, ये मेरा हो गया vx, और ये मेरा कौन सा होगा? vy। मानते हो ना? अब देखो मजे की बात, vy तो हमेशा सेम रहता है। हाँ ये सुन लो, vy हमेशा बदलता है, सब में मुंह नहीं करने का। vy हमेशा बदलता है, vx हमेशा सेम रहता है, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन नहीं होता। तो vy तो फाइंड करने का, और vx सेम रहेगा। कितना है? जो शुरुआत में था, शुरुआत में कितना था? ux, ये u था। मान लो मैंने फाइंड किया था 5 मीटर पर सेकंड से, ये पूरी जिंदगी चाहे वो यहाँ तक आ जाए रहेगा 5 मीटर पर सेकंड। इसके जगह पे क्या लिख दूंगा? ux। vx प्रोजेक्टाइल में जब भी देखो खुश मन से देखो, क्योंकि टेंशन नहीं है, जीवन में कभी फाइंड नहीं करना पड़ता। कारण क्योंकि vx को बदलने वाला जो ax होता है वो 0 रहता है, तो ये तो चेंज नहीं होता भाई, इसमें कोई लफड़ा नहीं। चलो वापस, अब vy कैसे फाइंड करें? तो vy फाइंड करने के लिए आराम से uy प्लस ay इंटू t कर दोगे। क्या यहाँ कैपिटल T लिखूं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कैपिटल T तो पूरा टाइम पीरियड है। अब यहाँ पे लिखूंगा vy मुझे चाहिए, ठीक है, बराबर uy क्या लिखूंगा बताओ? 0, क्योंकि शुरुआत के टेबल बना हुआ हमारे पास। uy हमारा 0 है, प्लस ay की जगह क्या लिखूंगा? टेबल बना है प्लस का g इंटू t, यानी कि जो मेरा vy आया है वो मेरा आ गया gt। vy मेरा gt आ गया, मतलब मेरे पास अगर tan अल्फा कोई पूछेगा तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? देखना, यहां से मुझे कोई पूछेगा tan अल्फा, मैं बोलूंगा वहां से vy की जगह क्या लिखूंगा? gt नीचे लिख दूंगा u, या फिर ux, जो मेरी इच्छा हो। मैं ux को u क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जो हमारा u होगा उसके अंदर क्या रहेगा? x और y दोनों रहेगा, y है ही नहीं, जो x है वो u है कि नहीं? ठीक है, बस फटाक से नोट कर दो, आगे चलेंगे सवाल में बात करेंगे। एंगल निकाल दोगे ना? ठीक है, चलिए तो फार्मूला याद करें, t √2h/g, लेकिन डायग्राम के साथ याद करें, तभी आपका फायदा होगा। चलिए एक सवाल करता हूं, देखो, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, शॉर्ट में लिखा गया क्वेश्चन, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, एक हवाई जहाज है जो हॉरिजॉन्टल फ्लाई कर रहा। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विथ 50 मीटर पर सेकेंड, एक एरोप्लेन 50 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल फ्लाई कर रहा है, ठीक है, एट ए हाइट 4500 मीटर, एट ए हाइट 4500 मीटर, एट ए हाइट 4500 मीटर। आपको
यहां से फाइंड करना है टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच टू द ग्राउंड। मान लीजिए हमने उसमें से कोई ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया, चलते हवाई जहाज में से कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया गया, तो ऑब्जेक्ट जमीन पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। और दूसरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, मतलब ये कुल मिलाकर रेंज भी पूछ रहे हैं, टाइम भी पूछ रहे हैं, रेंज भी पूछ रहे हैं, रेंज भी पूछ रहे हैं। फटाफट बोलो। ये मेरे पास कोई एरोप्लेन है, इसमें से किसी ऑब्जेक्ट को गिरा दिया। एरोप्लेन की इधर की स्पीड समझिए, एरोप्लेन की इधर की स्पीड कितनी थी, कितनी स्पीड बताओ, क्या लिया था हमने डाटा? 30 सेकेंड। ये एरोप्लेन है, ये मेरा जमीन है, जमीन से इसकी हाइट 4500 मीटर पे हमने रखी। यहां से अब जरा सुनना मेरी बात को, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां रखूंगा तो जो एरोप्लेन की स्पीड है वही इस ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी, और ऑब्जेक्ट सीधा नहीं गिरेगा, ऑब्जेक्ट इस स्टाइल में गिरेगा, तो ये जो समय लगेगा निकाल दोगे और यही उसका रेंज हो जाएगा। तो आपको पहले तो निकालना है टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, 2u sin θ/g लगाऊंगा, कभी नहीं लगाऊंगा, इसमें गलती होती है लगाना। ठीक है, क्या लगाओगा बोलो, √2h/g। अब देखो दिक्कत क्या है, जैसे ही मन में प्रोजेक्टाइल आता है ना, झट से मन में आता है कि फॉर्मूला लगेगा √2u sin θ/g। ये प्रैक्टिस उल्टी प्रैक्टिस है, कमाल है। तो तुम क्या करना, तुम फॉर्मूले वाली कॉपी में जब भी प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर बनाना ना, तो उसमें डायग्राम के साथ तब जाके बात करना। तो t लगेगा √2h/g। एक गजब की बात आ गई, t निकालने के लिए मेरे को u की जरूरत ही नहीं पड़ी, है कि नहीं। मतलब u क्वेश्चन में 50 मीटर पर सेकंड हमने लिया, तुमको 500 भी लेना था, फर्क नहीं पड़ता। यानी कि t में u नहीं चाहिए, समझ रहे हो। मतलब ये ध्यान रखना, अगर मैं तुमसे सवाल पूछूंगी, प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने में u की जरूरत कभी नहीं पड़ती, सही गलत, ग्राउंड टू ग्राउंड में पड़ती है, यहाँ नहीं पड़ रही क्योंकि हॉरिजॉन्टल फेंका। तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही चल रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन की कई टाइप है। ग्राउंड टू ग्राउंड में फेंकोगे तो यू चाहिए, यहाँ जब तुम टावर पे जाके सीधा फेंकोगे तो तुमको यू नहीं चाहिए, कोई भी यू से फेंकोगे बाद। अभी फिलहाल दे दिया है इसने 50 कोई मीटर की जरूरत नहीं अपने को, तो यहाँ से भी तुम ऐसे निकाल सकते हो, तो टी निकल जाएगा तुम्हारा 30 सेकेंड। हाँ, अब जरा सोचो क्या चाहिए, रेंज का मतलब क्या होगा, ux into t, रेंज में चाहिए, रेंज में तुमको u चाहिए, रेंज का सीधा मतलब तुम बोलोगे ux into t, फटाक से आंसर आ जाएगा। तो जहां तक आंसर की बात है, t की वैल्यू 30 और x की वैल्यू, रेंज की वैल्यू 1500, ठीक है। चलिए, ये इसकी बात हो गई, चलो अब एक सवाल लिखो, एक और इस पे लिखो सवाल, लिखो टू बिल्डिंग्स A and B are 180 meter apart. Two buildings A and B are 180 meter apart. अब कह रहा है height of building A is 45 meter more than the height of building B. कह रहा है कि जो बिल्डिंग A है उसकी हाइट बिल्डिंग B की हाइट से 45 मीटर ज्यादा है। ये हमसे पूछा, तो हमसे कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड so that a person can jump horizontally from building 1 to building 2, यानी कि बिल्डिंग A से बिल्डिंग 2। Find the minimum velocity required so the person can jump horizontally from building A to building B। तुम छत से छत अगर कूदना चाहो तो तुमको मिनिमम वेलोसिटी कितनी रखनी पड़ेगी, या तुम बाइक कूदना चाहो जो भी, A to B, A से B कूदना है। इसके डायग्राम में ही सारी बात है। पहली बात तो बिल्डिंग A है, तो थोड़ा ऊंचा है, और ये मेरा बिल्डिंग B है, ये मेरा बिल्डिंग B, दिस वन इज बिल्डिंग A। मैं यहाँ पे हूँ, मान लीजिए मैं बाइक के साथ हूँ, और ये मैं इसको इस पे से जंप कराऊं,
जैसे ही जंप खड़ा हूं मैं चाहता हूं यहां तक पहुंच जाए, यहां तक पहुंच जाए तब जाके बात बनेगी, यहां पे पहुंच जाए तब जाके बात बनेगी। हर 5 मिनट में डालते रहना लिखता है। चलिए 60 है ना बात। अब देखो मुझे की बात, चाहे मैं ग्राउंड से 1500 फीट पे हूं, मुझे क्या मतलब बनता है, मुझे तो बस इस बिल्डिंग से यहां कूदना है भैया। देखो मुझे तो पूरी दुनिया के हाइट से क्या मतलब है, मुझे बी से तो बस कितना ऊंचा जाना है 45, तो मेरे काम का तो मात्र 45 है। सोच के देखो मेरे काम की हाइट क्या है 45, मुझे तो बस इस 45 से मतलब है, मुझे बस इस 45 मीटर से मतलब है। सोच के देखो सही है क्या। तो मैं अगर मान लो टाइम निकालना चाहूंगा तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा √2h/g, √2h/g। तुम बोलोगे टाइम निकाल के क्या करोगे, अरे टाइम चाहिए होगा थोड़ा सा तभी तो रेंज सोच पाएंगे। तो टाइम की वैल्यू निकालो, √2h नहीं 45 अपॉन g नहीं 10, 90 10 9 3, यानी कि 3 सेकंड का समय उसको लगेगा पहली बात तो कूदने में। अब मजे की बात यह है कि 3 सेकंड तो इसको टाइम लगा, इसने हमको रेंज दे दिया चुपके से, बताओ कितना, बिल्डिंग के बीच का गैप कितना है 180 मीटर। अब देखो रेंज निकालूंगा तो ux into t चाहिए, ये रेंज मेरे पास 180 है, 180 इक्वल्स टू ux की वैल्यू मुझे निकालनी है, t मेरे को पता है 3, तो ux कितना होना पड़ेगा 60। अगर मैं किसी छत पे जाके जिसकी हाइट मेरे पड़ोसी की छत से मात्र 45 मीटर ऊपर है, वहां से मैं कूदूंगा और मैं चाहता हूं कि उसके छत पे जिंदा पहुंच जाऊं, तो मुझे अपनी स्पीड कम से कम रखनी पड़ेगी 60। ठीक है, ये है बात। चलिए आगे बात करते हैं। अब सवाल जो है इसमें कभी कभी टावर से वो बॉडी को ऑब्लिक भी फेंकते हैं, टावर से बॉडी को ऑब्लिक फेंकते हैं, और ये कंफ्यूजन का पार्ट है। मैं इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से डालूंगा, अभी जो करा रहा हूं उसका, तो अब इस पे थोड़ा ध्यान देना। अभी तो एक सवाल इसमें पकड़ते हैं जिससे सीखेंगे करना कैसे। लिखो ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर, किसी टावर से ऑब्लिक प्रोजेक्शन की बात करो, ऑब्लिक प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर, टावर से ऑब्लिक प्रोजेक्शन पे बात। पहली बात देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं करेंगे हम, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक तरीके से बनेगा। ये टावर है और यहां से तुम किसी बॉडी को ऐसे फेंक रहे हो, ऐसे जब इस बॉडी को फेंकोगे इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे और ये बॉडी कुछ इस स्टाइल में नीचे गिरेगी, ये बॉडी कुछ इस स्टाइल में नीचे गिरेगी, ऐसे और ऐसे। ये u होगा, ये u का x होगा, ये u का y होगा, ये एंगल होगा थीटा। ये रही टावर की बात, ये रही टावर की बात, ये यहां से टावर से दूरी कहलाता है। सही है। अब एक सवाल देता हूं, सवाल से सीखेंगे, सवाल से सीखेंगे इसको। एक क्वेश्चन पकड़िए, मान लीजिए इसकी हाइट 120 मीटर है और आपने यहां से इसको 100 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया और ये एंगल आप मान लीजिए 30 डिग्री है, ऐसे आपने फेंक दिया 30 डिग्री से फेंक दिया 100 मीटर पर सेकंड से, इस तरीके से फेंक दिया। और मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ कितने टाइम के बाद वो जमीन पे पहुंच जाएगा, कितने टाइम के बाद वो जमीन पे पहुंच जाएगा। पहली बात इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो कितने टाइम पे जमीन पे पहुंचेगा इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब तुमको सोचना पड़ेगा s = ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, s = ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, वो जो तुमने लिख के काटा है बिल्कुल वो ऑब्लिक प्रोजेक्शन का फॉर्मूला है। t = √2h/g ऑब्लिक का है, ऑब्लिक का है नहीं, हॉरिजॉन्टल का है। बात मेरी ध्यान से सुनो, सब में हूं कर रही हो। जब छत पे जाके आप सीधा फेंकेंगे उसका फॉर्मूला था, ये है ऑब्लिक का, कोई फॉर्मूला ही नहीं है छत पे जाके फेंकने का, आप इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। अब जरा सोचो, मैं अल्टीमेटली क्या चाहता हूं, बॉल नीचे आए, नीचे आए तो मेरे लिए उसके नीचे लाने के लिए रिस्पांसिबल कौन है। अब एक चीज तुम दिमाग से सोच लो, ये u ऐसे था
मैंने इसके जब दो टुकड़े कर दिए तो यू तो रहा ही नहीं, यू तो रहा ही नहीं, अब यू के दो पार्ट हो गए। अब समझना, ये एक्स वाले की जिम्मेवारी है दूर लेके जाओ, ऊपर से नीचे गिराने का जिम्मा किसका है? वाई का। तो क्यों ना हम सिर्फ वाई की सोचे, सिर्फ वाई की सोचे, यही तो नीचे लेके आएगा, वही तो टाइम दे देगा अपने को। सोच के देखो, तो हम सिर्फ वाई की सोचेंगे, तो एस नहीं एस वाई इक्वल्स टू यू नहीं यू वाई, अब प्लस ए नहीं ए वाई, और ये साथ में टी का स्क्वायर। डायरेक्ट सोचेंगे ना तो मजा आ जाएगा। सोचो मैंने क्या दिमाग लगा लिया, मैंने कोई फॉर्मूला नहीं सोचा, मैंने सोचा यार फेंका उसने कैसे भी, मुझे उससे क्या मतलब है। जब उसने कहा कि u को तुम 30 पे फेंकोगे तो मतलब मेरा u y से, यही तो नीचे गिराएगा, वही सोच दे साइन के साथ। अब देखो अल्टीमेटली तुम पहले इतना लिखो, पहले फटाफट इतना लिखो पहले, तो ये बात बार-बार मन को कहो, टावर पे जाके किसी भी एंगल पे फेंकूंगा, कोई फॉर्मूला नहीं है, बेसिक चलेगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, आराम से। चाहिए? अब जरा सोचो, अल्टीमेटली तुम इसको फेंकोगे, बॉडी को कहां आना है? नीचे। तो फायदा क्या है? नीचे वाले को पॉजिटिव में फायदा है, फायदा नीचे वाले को पॉजिटिव में। अब मैं डाटा भरता हूं, जरा सोच के देखो, एस वाई मतलब प्लस का 120 लिखूं क्या? यू वाई, अब चलो यू वाई निकालते हैं। ये होगा यू वाई मेरा 100 का साइन 30, हाँ मतलब 50 प्लस ये। अच्छा, अब ये नीचे वाला डायरेक्शन मेरा पॉजिटिव है, सावधानी गड़बड़ अलर्ट, ये माइनस का 50 इंटू टी लिखा जाएगा, यहां पे गलती होती है, ये तुम अगर गड़बड़ करके मामला बन जाए, क्योंकि तुमने कहा कि नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव, तो यू वाई तो ऊपर था, तो वो होगा माइनस। अब लगा तुमने प्लस, अब बताओ ये क्या लिखूं? जीरो, ये जीरो सही लिखा? जीरो नहीं, कभी नहीं जीरो, ए वाई कभी नहीं जीरो, ए एक्स होता तो हो भी जाता, ये हुआ हाफ, ए वाई क्या लिखो बताओ? प्लस जी माइनस जी, प्लस क्यों? क्योंकि जी हमेशा नीचे होता है, मैंने जी को पॉजिटिव बोला क्योंकि जी मेरा नीचे है। अब होगा प्लस का 10 रख दो क्या? अब ये रख दो टी स्क्वायर। अब देखो अच्छा डाटा, प्लस का 120 इक्वल्स टू माइनस का 50t, और ये प्लस का मेरा हो गया 5t स्क्वायर। अब देखो क्या बन गया ये 5t स्क्वायर माइनस का 50t माइनस का 120 इक्वल्स टू 0 बन गया क्या? सोचो, अब इसको 5 से डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 10t माइनस कितना आ गया? 24, 24 में 5 120 होता है, ये हो गया 24 बराबर 0। क्वाड्रेटिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है। अब जब ये क्वाड्रेटिक बन रहा है मतलब t की दो वैल्यू आएगी, और उसमें से एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, क्योंकि जनरली यही हो रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है, t की दो वैल्यू आएगी। अब इसमें से अब क्वाड्रेटिक तुमको सॉल्व करने आना चाहिए, या तो कॉमन लेके आना चाहिए, या फिर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो t की दो वैल्यू आ रही है, अब उसमें से एक आएगा तुम्हारा 0 और एक आएगा तुम्हारा -2। करना ठीक से अगर सॉल्व करोगे तो एक आएगा -2 एक आएगा 12, 12 आएगा 12, एक आएगा -2 एक आएगा 12, ऐसा -2 और 12 मतलब 12 वाला सही है। ये मैं क्या बताना चाहता हूं, ये मैं तुमसे ये कह रहा भाई कि जब तुम प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो और वो कहेगा कि प्रोजेक्शन फ्रॉम टावर को तुम किसी एंगल पे फेंक रहे हो जिसका कोई फॉर्मूला नहीं है, तो और आसान है ना, s = ut + हाफ at स्क्वायर यूज करो, और उसके बाद बस s नहीं s y सोच लो, और y सोच लो, नीचे आ लो, नीचे वाले को पॉजिटिव ले लो, अब बस इसके कंपोनेंट कर दो ऊपर, यही बेचारा नेगेटिव है, क्वाड्रेटिक लगाओ, आंसर पाओ। ये काम करने में मुश्किल से 30 सेकंड लगेगा, ठीक है ना बात? फॉर्मूला क्या आवश्यकता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, बड़ा अच्छा सवाल है कराना चाहता हूं, बड़ा अच्छा सवाल है कराना चाहता। लिखो लिखो, ये टॉपिक खत्म, एक लिखो स्टार लगाओ, एक क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन पे स्टार लगाओ, उसको लिखो। लिखो a particle is projected with velocity u, a particle is projected with velocity u making an angle theta with horizontal,
A particle is projected with velocity u, making an angle theta with horizontal. At any instant, its velocity is at right angle to initial velocity. At any angle, its velocity is at right angle with initial velocity. Find the relation between that velocity and initial velocity. That velocity and initial velocity. मान लो कि वो जो वेलोसिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसका नाम v है और जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका नाम q है। इसी v और u में तुमको रिलेशन चाहिए, इसी v और u में तुमको रिलेशन चाहिए कि कितना होगा, इसी v और u में तुमको रिलेशन चाहिए कि तो फटाफट फटाफट कर दो, इसी v और u का रिलेशन कर दो फट से। इस क्वेश्चन को तुम जब करोगे तो इसका डायग्राम ही इसका खेल है, डायग्राम ही इसका खेल है। तुमने इसको ऐसे फेंका और तुमने जो अपनी वेलोसिटी रखी है उसका नाम u है। तो मान लो तुम्हारा वाला u ऐसे गया, ये तुम्हारा वाला u है जिससे तुमने इसको यहां से प्रोजेक्ट किया है। ध्यान से सुनना, अब तुम्हारा u कोई वेक्टर है तो किसी वेक्टर को आगे पीछे कर सकते हो। अब इसने कहा कि एक वेलोसिटी मुझे मिलने वाली है v, तो मान लिया वो पॉइंट मेरा यहां है और ये वेलोसिटी मेरे लिए v है। इस वेलोसिटी को भी तो मैं आगे पीछे कर सकता हूं और जैसे ही इसको पीछे करूंगा तभी वो डाटा बन के तैयार होगा। इसने कहा था कि आपकी वेलोसिटी जो है, ये जो आपकी वेलोसिटी यहां से बन के आ रही है, इसने इस v ने इनिशियल वेलोसिटी के साथ 90 का एंगल बनाया। तो समझने के लिए यही डायग्राम है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। ये क्वेश्चन जटिल जैसा लगने लगता है। इस समय का सिचुएशन देखो, इस फाइनल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, एक इधर और एक नीचे बनेगा, एक इधर और एक नीचे। जैसे इसकी दो कंपोनेंट करूंगा, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मान लो ये हमारा इसका यहां से एंगल होगा और एक यहां से एंगल होगा। पहले डायग्राम ना फिर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब जरा सुनो, डायग्राम बनाओगे। अब जरा सुनो, देखो वेक्टर कैन बी एक्सटेंडेड, वेक्टर कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम बोथ एंड। वेक्टर को आप दोनों एंड से एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम एक ट्रायंगल पे ध्यान दो, जो एक ट्रायंगल यहां बन के तैयार हो रहा है। तुम इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, ये वाला और ये वाला, नाम रखता हूं ओ ए, ओ ए बी, ये मेरा ट्रायंगल है। इस पे ध्यान दीजिए, ध्यान, इसको हटाता हूं। अब समझिएगा, एंगल पे हो, ये 90 और ये फेंकते समय यहां थीटा से फेंका होगा, ये एंगल कितना बना होगा 90 माइनस थीटा। पहली बात तो ये। अब समझिएगा, एक्चुअली दिक्कत क्या था कि मुझे ये एंगल पता नहीं। अब तुम अच्छे से सोचो, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा, ऑल्टरनेटिंग करिए, जेड बन रहा, देखिए ये और ये, तो ये भी 90 माइनस थीटा। ये बनते ही काम बन गया, सोचो कैसे। ये v 90 माइनस थीटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा v cos 90 माइनस थीटा, यानी कि इसका नाम हो जाएगा v sin थीटा। और ये x कंपोनेंट ही तो है, और x कंपोनेंट नहीं बदलता है, x कंपोनेंट नहीं बदलता। और जब x कंपोनेंट बदलता ही नहीं है तो जो यहां रहा होगा, सोचो, जो यहां रहा होगा वही तो यहां रहेगा। तो यहां x कंपोनेंट कितना था ux, नाम क्या था u cos थीटा, सोचो, और यहां x कंपोनेंट कितना है v sin थीटा। इसका मतलब जो u cos थीटा है वही मेरा v sin थीटा है। तो
मुझे v की वैल्यू अगर चाहिए तो u और यहां से cos थीटा अपॉन क्या कर दूंगा sin थीटा, यानी कि हो जाएगा v इक्वल्स टू u cot थीटा। ये मेरा रिलेशन आ गया u और v। अच्छा सवाल है, सोचने वाला सवाल है। बस एंगल बनाओ, एंगल बनाओ, ट्रायंगल पकड़ लो, ट्रायंगल पकड़ लो, o a b काम आ गया। सही है। चलिए अब थोड़ी सी बात रिलेटिव मोशन की करना चाहते हैं, रिलेटिव मोशन की बात करना चाहते हैं। हेडिंग दीजिए रिलेटिव मोशन, मिटाओ ना इसको, बना लो। चलो रिलेटिव मोशन समझो। रिलेटिव मोशन कैसा है? ऐसे जनरली हम जिस भी मोशन की बात करते हैं और वो सब होता तो रिलेटिव ही। जैसे किसने कहा वेलोसिटी ऑफ कार, बोल के चुप हो गया, इसका मतलब कहना चाह रहा है वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और हो सकता है कि कोई बॉडी तुम्हारे लिए चलेगी, किसी और के लिए रेस्ट पे हो। तुम कार के अंदर बैठ के खुद कार को चला रहे हो, मतलब वो कार तुम्हारे लिए तो रेस्ट पे है, सब कुछ तुम्हारे पास पास, लेकिन बाहर वाले के लिए तुम चल रहे हो। तो एक ही समय में एक बॉडी रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकती है, परंतु ऑब्जर्वर अलग अलग होना चाहिए। अच्छा, इसीलिए रेस्ट एंड मोशन जो होते हैं वो रिलेटिव टर्म्स होते हैं। ठीक है भाई, अब मुझे क्या करना है, रिलेटिव मोशन पे जब भी मैं सवाल करूंगा हमेशा यूनिट वेक्टर के साथ लिखूंगा। लिखो, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी सॉल्व करो, जब भी रिलेटिव वेलोसिटी सॉल्व करो हमेशा यूनिट वेक्टर यूज करो। जब भी रिलेटिव वेलोसिटी सॉल्व करो हमेशा यूनिट वेक्टर यूज करो। जैसे तुमको बचपन में कहा गया होगा ये VAB लिखा रहता है, तुम कहते हो भाई साहब VA माइनस का VB। इसको तुम पढ़ते कैसे हो? इसको तुम पढ़ते हो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। परंतु ये हर बार इसको बोलने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा अच्छे से बोलना पड़ेगा। देखो अच्छा स्टाइल क्या है? अच्छा स्टाइल, न्यू स्टाइल जो मैं बोलता हूं इसको वेलोसिटी ऑफ A। अब अच्छा दूसरे पेन से लिखता हूं, एज सीन बाय B, एज सीन बाय B। समझो, A की वेलोसिटी जो B को दिख रही है। और अच्छा अगर मैं बोलूंगा और अच्छा सुपर स्टाइल, वो होता है वेलोसिटी ऑफ A। अब देखना मैं बात कर रहा हूं तुम्हारी, मान लो कार की वेलोसिटी देखनी है और कार के अंदर तुम हो U, इसको बोल दो मैन। मैन को अच्छा लिख दो ड्राइवर, अब कंफ्यूजन ही नहीं, मैन को लिख दो ड्राइवर। तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर, इसको अच्छा क्या बोलोगे? वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर, ड्राइवर तो बैठा है, तो इसको तुम बोलोगे वेलोसिटी ऑफ कार व्हेन ड्राइवर इज एट रेस्ट, ड्राइवर इज एट रेस्ट। और सुनो, जब ड्राइवर रेस्ट पे है तब उसके लिए कार की वेलोसिटी पूछी जा रही है। देखने वाला कौन है? ड्राइवर। तो वेलोसिटी ऑफ कार कुछ न कुछ होगी, वेलोसिटी ऑफ कार कुछ न कुछ होगी, ड्राइवर उसके अंदर बैठा हुआ है। अब जब देखो बोलने का स्टाइल बता रहा हूं, अब मान लो कोई बाहर का आदमी है तो क्या बोलेगा? अब जैसे तुम हो, तुम बैठ के किसी चीज का मोशन देख रहे हो, तो तुम किसी चीज को मजे में आराम से कब देख सकते हो? जब तुम रेस्ट पे, तुम पढ़, मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, तुम बैठ के पढ़ रहे हो, तुम रेस्ट पे हो तभी तो पढ़ पा रहे हो। मतलब ऑब्जर्वर अगर रुका हो ना तो मोशन को विजुलाइज करना आसान है। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि ये जो दूसरे नंबर की बॉडी है ना बी वाली, इसको रोक दें। तो लिखने का बस स्टाइल बदल देंगे ना तो जादू से रुक जाएगा। जादू मतलब मैथ्स का तरीका। तो मैं इसको बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ A व्हेन B इज एट रेस्ट। तुम सोच के देखो, हम जब किसी का मोशन देखते हैं तब हम अपने आप को रेस्ट पे मानते हैं। ऐसे ही लगता है, मैं बाइक से जा रहा हूँ, मेरे पड़ोस वाला बाइक से आ रहा है, चल तो हम भी रहे हैं, लेकिन लगता नहीं कि यार बड़ी तेजी से आ रहा है, और गाड़ी उसको देते हैं। समझ रहे हो? मतलब अगर तुम कार में हो या कोटा जंक्शन तुम आ रहे हो, दिल्ली से सवाई माधोपुर क्रॉस कर गए, तो तुम क्या बोलोगे? कोटा आ गया या कोटा आने वाला है। जा तो हम रहे हैं ना, लेकिन हम बोलते हैं कोटा आ रहा है। कोटा तो कोटा अपनी जगह पे। तो हम क्या करते हैं, बोलचाल वाली भाषा में हम दूसरे को मानते हैं मोशन में, खुद को रेस्ट पे मानते हैं। ये हमारे फ्लो में है।
इसका यूज अगर कर लिया जाए फिजिक्स में तो काम थोड़ा आसान हो जाता है, बस उसी बोलचाल की भाषा को। तो अब मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। फॉर एग्जांपल अब तुमको बताता हूं, मान लो वेलोसिटी है बस की और यहां पे है साइकिल, ऐसा। तो यहां पे वेलोसिटी किसकी है, बस की। देख कौन रहा है, साइकिल वाला। तो एक तरीके से रुकेगा कौन, साइकिल वाला। अब मान लो तुम साइकिल चला रहे हो, तुमको बस को पकड़ना है, तो सोचो किसको रोकना आसान है, नहीं बस को। रुकी हुई बस को जाकर पकड़ना आसान है। और जब लिखना मेरे हाथ में है तो ऐसे क्यों लिखूं, रिलेटिव भी लिखना है तो पहले साइकिल लिख के दोबारा से अगर बस लिख दूं तो ज्यादा आसान लगेगा ना क्वेश्चन। क्वेश्चन आसान लगेगा। वापस सोचो, मान लो सवाल आता है लिफ्ट में से किसी ने सिक्का गिराया और लिफ्ट को चला दो, सिक्का कब उसके फ्लोर से टकराएगा, तो बताओ आसान कब रहता, मैं लिफ्ट में जाता, सिक्का गिराता, सिक्का जाके लिफ्ट से टकराता। चक्कर ये है कि लिफ्ट भी भाग रहा है तो मेरा काम कठिन हो रहा। और जब हमारे पास बोलने के शब्द बदलने से काम हो रहा है तो बताओ किसको रोकना है, लिफ्ट को। तो लिखेंगे क्या, वेलोसिटी ऑफ कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। मतलब लिफ्ट को हमने रोक दिया, तुमने रोक दिया, तुमको पता नहीं लगा, लेकिन जैसे तुमने ये लिख दिया ना तुमने रोक दिया। क्योंकि तुम सोचो जैसे तुमने ऐसा लिखा मतलब देखने वाला कौन है, लिफ्ट। जब देखने वाला लिफ्ट है तो देखने वाला लिफ्ट जब होता है उसके रिस्पेक्ट में जब बात होती है तो देखने वाला हमेशा अपने आप रेस्ट पे आ जाता है। तुम नहीं बोलते तब भी, तो बस बोलने का स्टाइल बदलेंगे, हमारा काम बनेगा। अब इस पे सवाल करते हैं, देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे समझिएगा। मैंने क्या बोला है, सबसे पहले अगर हमने बी ए लिख दिया तो वेलोसिटी किसकी, ए की। देखेगा कौन, बी, मतलब रुकेगा कौन, बी। दूसरी बात, जब भी रिलेटिव बोलूंगा साइन के साथ बोलूंगा, आई कैप जे कैप यूज करूंगा, ठीक है। इसी पे सवाल करो, आगे लिखो, अ जेट प्लेन इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, अ जेट प्लेन इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड with speed 300 km per hour, with speed 300 km per hour. It is ejecting gases, it is ejecting gases with 1200 km per hour with respect to itself. बात समझ रहे हो, जेट प्लेन ऊपर जा रहा था 300 किलोमीटर पर आवर से, अब उसने गैस इजेक्ट करना शुरू कर दिया, कितने से, 1200 किलोमीटर पर आवर से, विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, उसके खुद के रिस्पेक्ट में। Find the actual speed of gas. Find the actual speed of gas. Find the actual speed of gas. बढ़िया सवाल। जेट प्लेन इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड 300 किलोमीटर पर आवर। फटाफट समझो, ये रहा मेरा जेट प्लेन। देखो जब मेरी बात नहीं सुनोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आंसर क्या बोले, गलत। समझ के बोलिए, सही हो जाएगा। पक्का चेक करो एक बार। 1200 तो 1200, लेकिन एक बार में आना चाहिए। एक बार करो ट्राई, 30 सेकंड रुकता हूं, 30 सेकंड रुकता हूं, ट्राई करिए, पूरा बोलिए। अगर जो भी आंसर आया, ऊपर आया, नीचे आया, 1200 तो कहां, 900 तो कहां, 600 तो कहां, 300 तो कहां, पूरा आंसर बोलिए। और साइन कन्वेंशन लिखोगे तुमको मजा आ जाएगा। अब सुनो, मान लो ये कहानी जेट की है और ये मेरा जेट ऊपर जा रहा है, तो गैस इजेक्ट कहां होगा, नीचे। गैस इजेक्ट होगा नीचे। जेट जा रहा था ऊपर, गैस इजेक्ट होगा नीचे। अब देखो आराम से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो डाटा है ये कह रहा है कि जेट ऊपर की तरफ जा रहा है 300 किलोमीटर पर आवर से, ऊपर जा रहा है, मतलब जे कैप। इसको आराम से कर लेते हैं, ऊपर जाएगा प्लस का जे कैप और नीचे आएगा माइनस का जे कैप, ये हम जानते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ जेट ऊपर है, तो वेलोसिटी मैं लिखूंगा जेट की, वो ऊपर है तो क्या लिखूंगा इसको, 300 आई कैप या जे कैप, जे कैप, 300 जे कैप ऊपर की तरफ, नो प्रॉब्लम। परंतु आगे की बात समझिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। इसने कहना है आगे वेलोसिटी किसकी, गैस की। देख बोल रहा जेट, बोला ना विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, तो वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट, ये बोला है इसने। ये गैस की वेलोसिटी को इसने बोला है, वेलोसिटी ऑफ गैस तो लिखो लेकिन विद रिस्पेक्ट टू जेट लिखो। और ये जो तुम लिखोगे वो उसको नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अब वो कितना बोला उसने, 1200, तो तुम क्या लिखोगे उसको, माइनस का 1200 जे कैप, माइनस का 1200 और साथ में लिखोगे जे कैप। अब हो गया, इतना ही डाटा है, मतलब काम इसी से होगा। अब देखो क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट मुझे लिखना है, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस
वेलोसिटी ऑफ जेट। अब जरा सोचो, वेलोसिटी ऑफ गैस ये तो मुझे चाहिए, वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू जेट मेरे को पता है माइनस का 1200 जे कैप, ये मुझे चाहिए। वेलोसिटी ऑफ गैस तो मुझे चाहिए, माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट ऊपर की तरफ है जो है मेरा 300 का जे कैप। अब बता दो तुम ईमानदारी से बता दो, वेलोसिटी ऑफ गैस कितना आ रहा है? ये आएगा माइनस का 1200 जे कैप, और ये माइनस से आके प्लस होगा, और ये होगा 300 का जे कैप, यानी कि ये वैल्यू जो नीचे वाली आ रही है ये आ रही है माइनस का 900 जे कैप। इसको तुम बोल सकते हो 900, डायरेक्शन कहा माइनस जे, मतलब नीचे। अच्छा ये किसको दिखेगा, क्या है ये गैस की एक्चुअल स्पीड है। किसी चीज की एक्चुअल स्पीड कहने का मतलब हम ग्राउंड पर स्पीड की बात कर रहे हैं। मतलब तुम अगर ग्राउंड से देखोगे तुमको लगेगा अच्छा गैस नीचे की तरफ आ रहा है, लगता भी तो है अपने को। जब रॉकेट ऊपर जाए गैस नीचे आता है, बात समझ रहे हो? ऐसे चलेगी बात। तो अगर तुमने आई कैप जे कैप वाला सिस्टम अगर सही कर दिया तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो बस बच्चा इसमें साइंस से गलत करता है। ठीक है, चलिए इसमें आप ऐसे सोचिएगा तो आपका काम बन जाएगा। अब चलिए आपको एक और काम कराता हूं। लिखिए एक सवाल, लिखिए a bus is moving with 10 meter per second. A bus is moving with 10 meter per second on a straight road. A bus is moving with 10 meter per second on a straight road. A scooterist wants to overtake the bus in 100 सेकेंड। स्कूटर वाला बस को 100 सेकेंड में ओवरटेक करना चाहता है। डिस्टेंस बिटवीन ए स्कूटरिस्ट एंड बस इज 100 किलोमीटर, 100 नहीं 1 किलोमीटर लिखिए। डिस्टेंस बिटवीन स्कूटरिस्ट एंड बस इज 1 किलोमीटर। Find the minimum speed required by scooterist. Find the minimum speed required by scooterist to chase the bus. To chase the bus. Minimum speed required by scooterist to chase the bus. मिनिमम कितनी स्पीड चाहिए जिससे वो बस को चेज कर सके? मिनिमम कितनी स्पीड चाहिए जिससे वो बस को चेज कर सके? आराम से करो। 20 मीटर। कितना? 20 मीटर। 20 मीटर पर सेकंड। ये सवाल का पर्पस है, ये सवाल मैंने तुमको बस सिखाने के लिए दिया है कि देखो इसका यूज कैसे करोगे। रोकने वाला कांसेप्ट मैं तुमको सिखाना चाहता हूं, फिर लिफ्ट वाला सवाल दूंगा, तुमको अच्छा लगेगा। रोकने वाला कांसेप्ट तुमको सिखाना चाहता हूं, क्या है देखिए। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा देखो, एक तरफ स्कूटर वाला और एक तरफ बस वाला। ये कहानी ऐसी है, एक मेरे पास यहां कंडीशन समझिए, ये ऐसे है मेरे पास और ये मेरे पास बस है, और इसके पीछे एक स्कूटर वाला है जो इसके पीछे ऐसे जाके इसको चेज कर रहा है। ये इसकी कहानी है। शुरुआत के दिनों में इसने कहा है कि इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 किलोमीटर। मतलब कि शुरुआत के दिनों में इनके बीच की जो दूरी है वो है मेरे पास 1000 मीटर। इसको चेज करना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करोगे इससे, तो जो शुरुआत में जो बस की स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकंड। तो बस की स्पीड को अगर मैं रखता हूं यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, ये मैंने रख दिया 10 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड पता नहीं थी, मैंने मान लिया v, ये मैंने इसको मान लिया v आगे की तरफ। तुम देखो काम आसान क्या है, जब तुम किसको रोक दोगे? बस को। तो जब सब चीजें तुमको आसान लगेंगी, कब आसान लगेंगी? जब तुम बस को रोको। अब जब तुम बस को रोकोगे तब चीजें लगेंगी आसान। इसका मतलब बस को रोकना मतलब क्या होता है? रिलेटिव मोशन लगाना। बस को रोको इसका सीधा मतलब है, मतलब लिख देता हूं, मतलब रिलेटिव लगाओ, मतलब तुम रिलेटिव मोशन सोचो। अब इसका मतलब ये है कि तुम रिलेटिव मोशन सोचने वाले हो।
रिलेटिव मोशन सोचने के लिए अब देखो ऐसे सवाल को करने का एक ही तरीका होता है, s इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ का at स्क्वायर। कोई फॉर्मूला थोड़ी है इसमें, यही चलेगा। अच्छा एनालिटिक्स के फॉर्मूले यहां पे लगेंगे लेकिन रिलेटिव वाले स्टाइल में, तो क्या लिखाएगा s नहीं s रिलेटिव इक्वल्स टू u नहीं u रिलेटिव इनटू t प्लस हाफ a नहीं a रिलेटिव इनटू t स्क्वायर। ऐसा लगता ना, मेन तो यही है। मजे की बात यह है कि इनके आपस में कहीं एक्सप्रेशन नहीं है, तो ये वाला टर्म यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो। मैंने भविष्य के लिए लिखा, देखना अगर यही दोनों बॉडी हवा में कोई दो बॉडी होती तो ए रिलेटिव आता ना कुछ ना कुछ। हाँ। लेकिन तुम जरा सोचना हवा में दोनों बॉडी हो जाए तो ए रिलेटिव वहां भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों में तो जी लग रहा होगा ना। लेकिन एक तुम लिफ्ट के अंदर घुस जाओ, एक एक्सेलेरेशन लिफ्ट को मान लो, लिफ्ट को तुमने 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन दे दिया मान लो, और किसी बॉडी को तुमने ड्रॉप किया तो उसका तो 10 ही है, तो रिलेटिव आएगा ना। तो असली फॉर्मूला ये है, क्योंकि रिलेटिव निकालना पड़ेगा। अच्छा तुम सोचो, अब मेरा खेल सारा इस पे डिपेंड कर रहा है यू रिलेटिव पे। ईमानदारी से अगर सोचा जाए तो यू रिलेटिव लिखने का स्टाइल क्या होना चाहिए, यू रिलेटिव लिखने का स्टाइल मेरा क्या होना चाहिए बताओ? ऐसा होना चाहिए। u पहले किसको लिखूं, जिसकी वेलोसिटी रखनी है उसको लिखूंगा, यानी कि पहले लिखूंगा स्कूटर, हाँ, और बाद में लिखूंगा बस, क्योंकि मैं तो चाहता हूं बस रुके। तो ये कितना आएगा स्कूटर की वेलोसिटी, पहले तो u स्कूटर माइनस u बस। ये सवाल का आंसर मैटर नहीं है, ये तो सवाल का डेमो है। अभी तो सवाल जो इस पे आएगा तुमको भविष्य समझ में आ रहा होगा कब इसका यूज होगा। अब u स्कूटर तुमने माना है v, लेकिन v नहीं, क्या बोलोगे, v i कैप बोलोगे, v i कैप। अब देखो क्या होगा, कोई बच्चा इस सवाल को जब करेगा जैसे इसने किया तुरंत इसका आंसर आ गया, मेरे को आंसर नहीं चाहिए था, समझ रहे हैं? इस क्वेश्चन के थ्रू हम इस पूरी कहानी पूरी पिक्चर बनाएंगे। अब मेरा v i कैप हो गया माइनस u बस की स्पीड क्या बोलूंगा, माइनस 10 i कैप। ये कितना हो गया, ये हो गया v माइनस 10 और ये हो गया i कैप। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं, बताओ ये क्या है, ये क्या है एक्चुअली में, ये क्या है, ये है क्या, ये है स्कूटर की स्पीड जो बस को दिखेगी, स्कूटर की स्पीड जो बस को दिखेगी। बस को कैसे दिखेगी, बस के अंदर जो लोग होंगे ना ऐसे, वो देखेंगे अच्छा स्कूटर वाला मेरी तरफ आ रहा है, कितने से, नहीं v माइनस 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, स्कूटर वाला मेरी तरफ v माइनस 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ये है ना रिलेटिव, ये किसको लगेगा, बस के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब तो बैठे हैं, तो रेस्ट पे हैं, तो बस के अंदर जो लोग हैं तो ये बोलेंगे ना कि यार स्कूटर वाला पागल है क्या, उसको बोलते हैं ना अपन, चल तो बस भी रही है ना, तो ऐसे बोलते हैं। तो अच्छा इसका फील्ड वाला डायग्राम देखो तो क्या होगा, देखो बताओ, मिटाओगे इसको, इसका फील्ड वाला डायग्राम देखो, इसका जो फील्ड वाला डायग्राम है वो कुछ ऐसे, इसके फील्ड वाले डायग्राम में तुमने क्या कर दिया, इसके फील्ड वाले डायग्राम में तुमने इसको ऐसा कर दिया, ये तुम्हारा बस, और इस बस को तुमने कहा भाई अब तो रोक दिया, मैंने मन ही मन रोका, अब ये रोक दिया, और इसको लगेगा कि ये स्कूटर वाला इसके तरफ, ये स्कूटर वाला इसके तरफ कितने से आ रहा है, v माइनस 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। ये इसको लगेगा, इसके अंदर, इस बस के अंदर जो पैसेंजर जो भी बैठे हैं इनको लगेगा कि अरे ये बात, ये इसको लगेगा। अच्छा तो बस ये तो फील्ड वाला डायग्राम, आंसर मेरा आ गया s रिलेटिव, इसने पहले दे रखा 1000, ये रख दो 1000 इक्वल्स टू u रिलेटिव। अब देखो ईमानदारी से v माइनस 10, ठीक है, इनटू t। अब ये कह रहा है कि ये आदमी 100 सेकंड में इसको पकड़ लेना चाहता है भाई, ये आदमी 100 सेकंड में पकड़ लेना चाहता है, तो t को क्या रखोगे 100। अब बता दो यहां से v कितना आएगा, v कितना आएगा 20 में से 10 कटेगा तभी तो 100 से मल्टीप्लाई होकर 1000 आएगा, ये है। तो आंसर में तो जान नहीं है, देखो आंसर तो आ गया, लेकिन इसके पीछे इतना बड़ा इसका पिक्चर है जो आपको समझना पड़ेगा, समझ रहे हो क्या, ऐसे चलती बात। चलो इसका यूज सिखाता हूं, एक सवाल लिखो, इतने पार्टन का आपको यूज समझ में आएगा कि आखिर हम क्यों बोल रहे थे ऐसा। लिखो सवाल, लिखो एन एलिवेटर
an elevator is accelerating upward. An elevator is accelerating upward at a rate of 6 feet per second square. An elevator is accelerating upward with a speed of 6 feet per second square. ठीक है? A coin is dropped from its ceiling. इसके सीलिंग से एक सिक्का ड्रॉप किया गया. A coin is dropped from its ceiling. इसके सीलिंग से एक सिक्का ड्रॉप किया गया. At a height 9.5 feet. सीलिंग की हाइट दे रखी है फ्लोर से 9.5 feet. 9.5 feet. डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से होगा. मन ही मन आपको बनाना चाहिए. ये लिफ्ट है. लिफ्ट का ये सीलिंग है. यहां से कोई सिक्का, ये सिक्का ड्रॉप किया गया है. ये जो हाइट है ये है मेरा 9.5 फीट और इस लिफ्ट का खुद का एक्सलेशन ऊपर की तरफ है और वो दे रखा है क्वेश्चन में 6 फीट पर सेकंड स्क्वायर. ये है हमारे पास 6 फीट पर सेकंड स्क्वायर. ये है पूरी कहानी. अब कॉइन की बात करोगे तो सुना, कॉइन के लिए जो तुम यू की बात करोगे क्या लिखोगे? जीरो. ड्रॉप किया है इसमें. अब सुनना आगे. फाइंड द टाइम आफ्टर विच द कॉइन विल हिट द फ्लोर. कितने टाइम के बाद कॉइन फ्लोर को हिट करेगा? कितने टाइम के बाद कॉइन फ्लोर को हिट करेगा? अब देखना मेरे साथ साथ. तुम कुछ मत करो, बस मेरा स्टेप देखो, मेरा थॉट देखो, मैं सोचता कैसे हूं. तुम देखो हमारा जीवन आसान कब रहता? जब लिफ्ट रुका हुआ होता. तब सिक्का छोड़ते, सिक्का जाता, टाइम कैलकुलेट करते, तो फार्मूला भी था हमारे पास. t = √2h/g था. उससे हम बात बनेगी. सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला s = ut + ½ at. बस इसको लगाना है रिलेटिव के स्टाइल में. इसको बस तुम लगा दो, रिलेटिव के स्टाइल में यूज करो. बस इतना ही तुम सीख लो. रिलेटिव के स्टाइल में यूज करना सीख लो, करना सीख लो. इतने ही से तुम्हारा काम बन जाएगा. तो s नहीं तुम बोलोगे s रिलेटिव, u नहीं u रिलेटिव इनटू t प्लस हाफ, a नहीं a रिलेटिव और ये t स्क्वायर. a रिलेटिव को a आर लिख दिया. अब जरा सोचो आगे आगे. s रिलेटिव तो अब जरा सोचो. अब सवाल है रोकना किसको है? आसान कब होता? जब हमारा लिफ्ट रुकता. तो मैं हर बार मैं लिखूंगा, जैसे मान लो u रिलेटिव मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा? u कॉइन. सोचो u कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट. ऐसे लिखूंगा ना तभी तो लिफ्ट रुकेगा दूसरे नंबर पे. अब चलो a रिलेटिव लिखना चाहते हैं तो a कॉइन विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट. अच्छा, अगर इसको सॉल्व करोगे तो u कॉइन तो पहले जीरो है और लिफ्ट में एक्सेलरेशन है. जब कोई बॉडी डायरेक्ट एक्सेलरेशन से स्टार्ट हो तो उसका रेजिस्टेंस वेलोसिटी जीरो लेते हैं. तो यहां तो ये टर्म तो ऐसी खत्म होके जीरो हो गया. और समझना, अब हमने जैसे ही लिफ्ट को दूसरे नंबर पे लिखा है, लिफ्ट को हमने रोक दिया तो इनके बीच की दूरी 9.5 फीट है. तो s रिलेटिव हो गया 9.5 फीट. परंतु अभी साइन हमने रखा नहीं है तो इसको रिलेटिव स्टाइल में यूज करना सीख लो. गलती होती है साइन का. साइन के साथ यूज करो. तो साइन में ऐसा करता हूं, हम तो जानते हैं, हम ऐसा कर देते हैं कि ऊपर अगर हम प्लस जे कैप बोले तो नीचे माइनस का जे कैप बोलते हैं. यहाँ तो जी वगैरह का लफड़ा थोड़ी है. यहाँ तो अपना अपना एक्सप्रेशन, कोई ऊपर कोई नीचे. तो ऊपर प्लस जे, नीचे का माइनस जे. अब बताओ इसको नीचे आना है तो क्या ये माइनस में लिखा जाएगा? माइनस 9.5 फीट. अच्छा, ये रहा 1/2. अब बताओ a रिलेटिव कितना आ रहा है? a रिलेटिव यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं. एक्सेलरेशन पॉइंट का बताओ. 32. एक्सेलरेशन पॉइंट का बताओ. 32. बिल्कुल, इसने कहा कि 32. तो एक्सेलरेशन पॉइंट का बोलोगे तो माइनस का जी जे कैप माइनस एक्सेलरेशन लिफ्ट का बताओ. यहाँ लिखता हूं, ये एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट लिखिए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट लिखिए साइन के साथ. एक्सेलरेशन पॉइंट का आप लिखिएगा तो माइनस का 32 लिखना पड़ेगा क्योंकि फीट में 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होती है जी की वैल्यू. तो माइनस का 32 जे कैप माइनस लिफ्ट का एक्सेलरेशन बताओ. लेकिन ऊपर है वो तो हाँ वो है 6
फिट तुम्हारा है लेकिन ये ऊपर की तरफ है तो प्लस का जे कैप जाएगा, तो -32 माइनस का 6 जे कैप, ये माइनस तो इसके फॉर्मूले का पार्ट है ना, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया माइनस का 38 जे कैप हुआ क्या, माइनस का 38 जे कैप। ऐसे सोचोगे तब बात बनेगी। यहां देखो माइनस का 38 जे कैप और ये रहा तुम्हारा टी स्क्वायर, ये रहा तुम्हारा टी स्क्वायर। अब जब इसको सोल्व करोगे टी की वैल्यू आ जाएगी 1/√2, यहां से टी की वैल्यू आ रही है 1/√2, देख लो टी की वैल्यू 1/√2। सवाल इस गुणा भाग का नहीं, सवाल है इसमें हमने सोचा कैसे। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो मुझे यूज करना पड़ेगा a = ut + ½ at², परंतु साइन के साथ और रिलेटिव के स्टाइल में। रिलेटिव के स्टाइल में मतलब s तो s रिलेटिव, u तो u रिलेटिव और a तो a रिलेटिव। जब s रिलेटिव सोचूंगा डिस्प्लेसमेंट है और हमने नीचे वाले डायरेक्शन को अगर नेगेटिव बोल दिया तो सबको नेगेटिव बोलना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले को तुमने कह दिया -j, तो नीचे वाली हर वो चीज माइनस में आएगी। अब यहीं से तो पॉइंट को नीचे जाना है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है तो माइनस में है। सही है, इसलिए तुमको बताया था कि आपको a रिलेटिव में लिखने आना चाहिए, नहीं तो बच्चे को गलती होती है। अब देखो वापस, अगर दो बॉडी हवा में हो, अगर दो बॉडी हवा में हो, एक को मैंने नीचे से ऊपर फेंका, एक को ऊपर से नीचे फेंका, तब भी a रिलेटिव 0 होगा। मानते हो क्या? दो बॉडी हवा में हो, इसको मैं डालूंगा, बताता हूं, सोचना। दो बॉडी पकड़ता हूं, दो बॉडी पकड़ लो, देखो ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिए। ऐसे एक को मैंने बॉडी नंबर ए है, इसको फेंक दिया ऊपर, और एक यहीं से एक बॉडी नंबर बी है, इसको फेंक दिया नीचे, तो मैं एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी लिखना चाहता हूं। दोनों बॉडी हवा में है तो एक्सीलरेशन ऑफ ए कितना होगा, है ना? एक्सीलरेशन ऑफ ए होगा तो क्या होगा, माइनस का जी जे कैप, बोलो, माइनस एक्सीलरेशन ऑफ बी, ये नहीं, एक्सीलरेशन ऑफ बी ये नीचे आएगा तब भी तो जी नीचे ही लगेगा। अरे जी हमेशा नीचे लगता है, ये हो जाएगा माइनस का जी जे कैप। नहीं समझे? अरे लड़की जी हमेशा नीचे, जी हमेशा नीचे, ये तो मानते हो ना? तो यहां जी नीचे लगा, माइनस जी लिख सकते हैं ना नीचे के डायरेक्शन को। हमने नीचे वाले डायरेक्शन को कहा है माइनस का जे कैप। बोलो, तुम नहीं कहते तो पॉजिटिव कहते तो यहाँ पे जी आता, उधर पे जी ऐसे ही खत्म हो जाता। तो माइनस जी जे कैप एक में, और दूसरा भी हवा में है, उसमें भी जी नीचे, उसका भी माइनस जी जे कैप, माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये हो गया 0। तुम बोलते नहीं मुझे तो इसको प्लस बोलना, ठीक है भाई, अगर तुम प्लस बोलोगे तो ये भी जी, ये भी जी, तब भी 0। सोचो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी दो बॉडी हवा में हो तो उनका रिलेटिव एक्सप्रेशन हमेशा 0 होगा। इसको लिख लो, जब भी दो बॉडी हवा में हो, ऊपर फेंको या नीचे, रिलेटिव एक्सप्रेशन 0 ही होगा। जब भी दो बॉडी हवा में हो, जब भी दो बॉडी हवा में हो, ऊपर फेंको या नीचे, रिलेटिव एक्सप्रेशन 0 ही होगा। दो बॉडी हवा में हो, ऊपर फेंको या नीचे, रिलेटिव एक्सप्रेशन 0 ही होगा। समझ रहे हो क्या? अब चलो रिलेटिव एक और बात, डायग्राम बनाओगे क्या? डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लो। चलिए रिलेटिव पे थोड़ी बात और करते हैं। इसमें मेरे पास आपको पता ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि ट्रायंगल दे देते हैं, ट्रायंगल के 3 कोऑर्डिनेट पे आदमी है और कहता है कि आदमी कब मिलेगा। लिखो तो एक सवाल, 3 पर्सन आर स्टैंडिंग एट अ वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। 3 आदमी है जो किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे खड़ा है। शॉर्ट में लिखो, ए बी को देखता है, बी सी को देखता है और सी ए को देखता है। शॉर्ट में लिखो, ए बी को देखता है, बी सी को देखता है और सी ए को देखता है।
ए बी को देखता है, बी सी को देखता है और सी ए को देखता है। तीनों की वेलोसिटी सेम है, तीनों की वेलोसिटी सेम है, तीनों की वेलोसिटी सेम है। अब ये पूछ रहा है ये कब मिलेंगे, फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे मीट। अब ये पूछ रहा है ये कब मिलेंगे। अब जरा इसको सोचो, इसको करने का फिक्स तरीका है, कोई उल्टा पुल्टा मत करिएगा। इसको करने का फिक्स तरीका समझो, बताता हूं एक बार। तीन कॉर्नर पे तीन आदमी, एक आदमी यहाँ, दूसरा आदमी यहाँ, तीसरा आदमी यहाँ। नाम इसका ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ऐसे तो है। तीनों की वेलोसिटी सेम है। चलिए भाई, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, ये भी बी से चलेगा, ये भी बी से चलेगा, ये भी बी से चलेगा। अब जरा देखो, शुरुआत की कंडीशन तो ऐसी थी, अब लेकिन कंडीशन है। अब जरा सोचो, अगर ये लोग सब तीनों लोग उसी लाइन पे चलते रहेंगे तो पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हिंट दे दिया, भाई ए को हमेशा बी को देखना है, टारगेट है। ए अगर बी को देखेगा, मान लो ए का देखो बी को देखते हुए, थोड़ी देर के बाद बी यहाँ आ जाएगा, तो ए को तो थोड़ा टेढ़ा देखना पड़ेगा। सोचो, ऐसे सोचो। लेकिन बी सी को देखेगा, सी थोड़ी देर में यहाँ पहुंच गया, तो ये थोड़ा इसको ऐसे देखेगा। सोचिए, देखो, अब सी देखेगा किसको, ए को, लेकिन ए तो थोड़ा आगे भाग गया इसको देखने के चक्कर में, तो सी को ए देखने के चक्कर में अब ये ऐसे हो जाएगा। अगला स्टेप समझो, अब इसका ट्रायंगल पहले से छोटा होगा कि नहीं। अब ये वापस, अब ये बी मेरा यहाँ आ चुका है, सी मेरा यहाँ आ चुका है और मेरा ए मेरा यहाँ आ चुका है, ट्रायंगल थोड़ा छोटा हो गया। अब वापस ये अब इस लाइन में चल रहे हैं, आराम से सोचना। अब ए बी को देखेगा तो बी तो थोड़ा और आगे भाग जाएगा, तो ट्रायंगल ये ऐसा सिकुड़ेगा। अब ये सी थोड़ा और आगे भाग जाएगा, ये ऐसे दिखेगा। अब ये ए थोड़ा इसको देखने के चक्कर में और नीचे आ गया, ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा। तुमको फीलिंग आ रही होगी इस समय के साथ साथ ट्रायंगल छोटा होता जाएगा। तो मिलेंगे कहाँ, मिलेंगे तो सेंटर पे ही मिलेंगे। तो ये मिलेंगे सेंटर पे, ये मिलेंगे सेंटर पे। जब ये सेंटर पे मिलेंगे और ये कंडीशन है कि ये मिलेंगे सेंटर पे, तो जरा सोच के देखो इसकी स्पीड कितनी थी, v, और जाना कहां है, सेंटर। तो हमको वेलोसिटी का वह कंपोनेंट चाहिए जो मुझे सेंटर पे लेके जाए। पूरी दुनिया की वेलोसिटी से हमको क्या मतलब, हमको तो बस वेलोसिटी का वो कंपोनेंट चाहिए जो मुझे सेंटर पे पहुंचा दे। तो देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, पूरा एंगल 60 था, ये कितना होगा 30। तो मुझे तो वेलोसिटी का सिर्फ v cos 30 काम का लग रहा है जो मुझे सेंटर तक पहुंचा देगा, है कि नहीं। अच्छा बताओ, अब मुझे चाहिए था टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट और नीचे हम लिखते हैं ना वेलोसिटी। अब देखो, जिधर डिस्प्लेसमेंट उसी तरफ की वेलोसिटी मेरे काम की होती है, और मेरा डिस्प्लेसमेंट तो उस वर्टिसेस से कहां पहुंचने का है, सेंटर तक। तो वहां की दूरी कितनी होती है, a/√3। ये दूरी होती है a/√3 अपॉन वेलोसिटी v नहीं, v cos 30। ये लिखूंगा v cos 30। ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ये आ जाएगा a, नीचे आ गया हमारा √3। अब आ जाओ v cos 30, cos 30 क्या होता है √3/2, ये 2 ऊपर चला गया। अब देखना, अब यहाँ पे v और यहाँ पे √3, ठीक है। तो क्या बन गया 2a/3b, ये बन गया मेरा 2a/3b। इतने टाइम के बाद वो मिल जाएगा, समझ जाओ। अब कोई भी सवाल तुम कर सकते हो, मान लो ये ट्रायंगल नहीं होता, ये हमारा ऐसा स्क्वायर होता, मिलते कहां, यहाँ। ये दूरी कितनी होती है a/√2, ये पूरा एंगल 90 था, ये कितना होगा 45। तो वेलोसिटी का कौन कंपोनेंट लेके जाएगा, v cos 45, दैट्स ऑल। ये है बात, ये होता है रिलेटिव। और किस तरीके से सवाल कर सकते हैं। अब इसमें अगला जो क्लास होगा उसमें इस पे कोलिजन वाले सवाल कराऊंगा कि बॉडी कब टकराएगी, और उसके बाद से अरेंजमेंट पढ़ाऊंगा, रिवर पढ़ाऊंगा, दैट्स ऑल। हाँ बिल्कुल, उसके बाद से खत्म नहीं, उसके बाद शुरू होगा।